आज हम करेंगे फेवरेबल कंडीशंस फॉर पुर्तगीज। क्या कंडीशंस थे पुर्तगाल आए इंडिया में इतने पावरफुल बन गए। उस टाइम में इंडिया बहुत छोटे छोटे पार्ट में बट चुका था। ठीक है। इंडिया में गुजरात की रीजन को छोड़ के जो बाकी का इंडिया था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था। एक रीजन के रूलर दूसरे से लड़ रहे थे। तो पुर्तगाल को एक अच्छा मौका मिला अपनी को पावर में लाने का। गुजरात को छोड़ के जो बाकी का रीजन था इंडिया का वो टूटा था। जैसे नॉर्थ पार्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था। डिकेन का पार्ट है बहमनी किंगडम जो है वो भी टूट चुकी थी। कोई अच्छी नेवी थी, आर्मी नहीं थी, कोई नेवल स्ट्रेंथ नहीं थी। ईस्ट में अगर चाइना एम्पर था उसके पास नेवी तो अच्छी थी, लेकिन वो उसी रीजन तक ही लिमिटेड थी। तो यही एक कारण था कि पुर्तगाल को मौका मिला कि वो इंडिया में आए, रूल करे, पावरफुल बने, मोनोपोली हुई इंडिया में। यही एक रीजन था। पुर्तगाल के पास बहुत अच्छी नेवी थी, उनके उस नेवी उनके पास शिप्स बहुत अच्छी थी। पुर्तगीज स्टेट्स, पुर्तगाल के अंडर कौन कौन सी स्टेट्स आती है। जब वास्को डा गामा आते हैं 1498 में कैलिकट में, तो उनके आने तक 50 सालों के अंदर अंदर पुर्तगाल बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। इंडिया में वो बहुत रीजन जो होता है उनके अंडर आ जाता है, उनका ही कंट्रोल होता है। जैसे गोवा के अराउंड 60 माइल्स ऑफ कोस्ट का रीजन उनके अंडर आता है। वेस्ट कोस्ट की बात करूँ तो मुंबई टू दमन एंड दीव टू द अप्रोचेस टू गुजरात, ये रीजन यही कंट्रोल कर रहे थे। इनके बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं, विलेजेस, काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस इनके अंडर आ जाते हैं, टाउन्स इनके अंडर आ जाते हैं। साउथ में इनके बहुत सी पोर्ट होते हैं, ट्रेडिंग पोस्ट होती हैं लाइक मैंगलोर, कनानौर, कोचीन, कालीकट। मालाबार कोस्ट में इतनी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन इतने तो होते हैं कि ये अच्छे से ट्रेड कर पाए। अब ये मिलिट्री पोस्ट भी अपनी एस्टैब्लिश करते हैं, ट्रेड तो कर ही रही होते हैं। अच्छा, मिलिट्री पोस्ट जैसे सेंट थॉम इन चेन्नई, नागापट्टनम इन आंध्रा, वहाँ पे अपनी मिलिट्री पोस्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं। एंड जब 16th सेंचुरी का एंड होता है तो अपनी ये हुगली पे, वेस्ट बंगाल पे बहुत ही अच्छी अपनी सेटलमेंट बना लेते हैं। अब ये इन्वॉय और एम्बेसडर जैसे गोवा और काफ़ी जो मेजर किंगडम होती है इंडिया में, वो अपने इन्वॉय और एम्बेसडर एक्सचेंज करते हैं। गोवा और जो बाकी डेक्कन के सुल्तान होते हैं वो ट्रीटी साइन करते हैं 1570 में। उस ट्रीटी को वो अगेन एंड अगेन रिन्यू करते रहते हैं। तो अब ऐसा नहीं था कि पुर्तगाल जो थे उन्होंने किसी एक का साथ दिया। वो ना तो कभी उन्होंने मराठा का साथ दिया, ना कभी मुगल का दिया। मतलब अगर दिया तो उन्होंने बैलेंस रखा, कभी एक का साथ दिया छोड़ दिया, दूसरे का साथ दिया छोड़ दिया। तो उन्होंने पावर को बैलेंस रखा। कभी ऐसा नहीं था कि उन्होंने डायरेक्टली एक का ही साथ दिया हो, ऐसा नहीं था। अब पुर्तगाल ऐसे थे इंडिया में जो आए भी सबसे पहले थे। इन्होंने यूरोप को इंडिया के साथ कनेक्ट किया, लेकिन ये सबसे इंडिया एंड में गए थे इंडिया से। 1961 में जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोवा, दमन एंड दीव उनसे एक्वायर कर लेती है, तो वो तब इंडिया से जाते हैं। अब पुर्तगाल एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे करते हैं इंडिया में। पुर्तगाल का एक वाइसराय होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, 3 सालों के लिए होता है। एक कौंसल होती है। विडोर द फजेंडा एक पोस्ट होती है। जब हम जैसे हमारे इधर एक पोस्ट होती है ना, वैसे विडोर द फजेंडा जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू के लिए, कार्गोस के लिए, डिस्पैच ऑफ फ्लीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पुर्तगाल ने जितनी भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट बनाई थी, जैसे फोर्ट बनाए थे अफ्रीका से लेके चाइना तक, वो सभी कैप्टन के अंडर आते थे। कैप्टन को असिस्ट करता था फैक्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट थी। अब रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। अब शुरू से ही अरब जो थे पुर्तगाल के दुश्मन थे। मूर्स थो जो नॉर्थ अफ्रीका के थे वो भी पुर्तगाल के दुश्मन थे। पुर्तगाल हमेशा से इनटॉलरेंट रहे हैं मुस्लिम के लिए, लेकिन हिंदू के लिए उनके पास टॉलरेंस पावर थी। वो मुस्लिम को प्रोसिक्यूट करते थे लेकिन हिंदू को प्रोसिक्यूट नहीं करते थे। लेकिन बट ये कंडीशंस चेंज होगी। जब हमने पहले पढ़ा था कि गोवा जब जो गुजरात के रूलर होते हैं पुर्तगाल को बोलते हैं कि भाई तुम मेरा साथ दो हुमायूं को गुजरात के निकालने के लिए, तो मैं आपको ये दे दूंगा, आइलैंड ऑफ वसीन दे दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो तब उनकी ये कंडीशंस भी चेंज हो जाती है, वो हिंदूज को भी प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन
अब इतना इनटॉलरेंट बिहेवियर होने के बावजूद अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में बहुत से क्रिश्चियन आए। अकबर लेटर भेजते थे उनको। अकबर क्या था कि अकबर को एक झील थी कि भाई मुझे सभी के धर्म के बारे में जानना है, मैं भगवान को ऐसे मानता हूँ तो वो भगवान को कैसे मानते हैं, उनको शुरू से ही था। इसीलिए माना कि पुर्तगाल ने मुस्लिम को, हिंदूज को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया था, बट स्टिल अकबर ने लेटर भेजते थे कि मेरे दरबार में आप प्रीस्ट को भेजो, पुर्तगाल को भेजो, मुझे आपके धर्म में, आपके धर्म के बारे में जानना है। इसीलिए 1579 अकबर फॉरवर्ड अ लेटर टू द अथॉरिटी एट गोवा एंड रिक्वेस्टिंग दैम टू सेंड टू लियर्न प्रीस्ट कि मेरे दरबार में भेजो, मुझे आपके धर्म में जानना है। और जो चर्च अथॉरिटी थी गोवा के लिए, उन्होंने उनके जो इनविटेशन था उसको स्वीकार किया। अपने 2 प्रीस्ट को भेजा जिनका नाम था रुडोल्फो एकोविया एंड एंटोनियो मॉन्स्ट्रेट, उनको भेजा। वो फतेहपुर सिकरी गए, 1580 तक वहाँ रहे, 1583 तक में वापस आए। फिर एक सेकंड मिशन भेजा। अकबर ने बोला कि मेरे पास अपने प्रीस्ट को भेजो, मुझे आपके धर्म के बारे में जानना है। 1519 में 1592 तक वो रहे। फिर वो वापस आए। एक थर्ड मिशन लाहौर में था 1595 में। वो फिर वहाँ कोर्ट में उनको, ऐसा चलता रहता है। ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है कि अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में आएंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे। तो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है। जो वो दरबार में आते थे, बताते थे। लेकिन जो ये मिशन, सबसे इसका मिशन का लीडर कौन थे? इस मिशन का लीडर था फादर जॉर्न जेवियर एंड एम्यूनल पिनहाइरो, जो इस मिशन के लीडर थे। अब अकबर जो लेटर भेजते थे, जो क्रिश्चियन थे, पुर्तगाल थे, उनको भेजते थे कि हाँ आप अपने दरबार में, मेरे दरबार में आप अपने प्रीस्ट को भेजो। उस लेटर के ज़रिए अकबर के रेन के लेटर पार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिंस सलीम, जिनका नाम था जहांगीर, जब वो थ्रोन में आते हैं तो उनका नज़रिया पहले तो कुछ अच्छा नहीं होता पुर्तगाल के लिए कि ये धर्म नहीं अच्छा है, ये नहीं है। वो अपने ही धर्म को अहमियत देते, लेकिन धीरे धीरे उनका ये नज़रिया चेंज होता है। 1606 में वो उनके लिए एक चर्च बनवाते हैं, एलिगेंट एंड स्पेशियस चर्च लाहौर में। उनको लिबर्टी देते हैं, आप कहीं घूम सकते हो, उनको आज़ादी दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जो ये कंडीशंस होती है वो चेंज हो जाती है। जो जहांगीर होता है उनका नेचर बहुत एरोगेंट हो जाता है, और उनकी जो ये रिलीजियस पॉलिसी होती है टुवर्ड्स पुर्तगाल वो चेंज हो जाती है, और उनको भी वही सलूक किया जाता है जो अदर रिलीजियस के लोगों के साथ किया जाता है। अब हमने आज अब तक पढ़ा कि पुर्तगाल इंडिया में आते हैं, अपनी पावर एस्टैब्लिश करते हैं। कंडीशंस कुछ ऐसी होती है कि पुर्तगाल अपने आप को पावर में ले आते हैं। इंडिया खुद ही ऐसे जो रूलर होते हैं एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, तो बाहर की पावर जो पुर्तगाल है उनको मौका मिलता है। अब पुर्तगाल आते हैं, अपनी एस्टैब्लिशमेंट बना लेते हैं इंडिया में। अब ऐसा क्या होता है कि पुर्तगाल का जो फेवर है मुगल के साथ वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। पुर्तगाल और मुगल एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है? अब 1608 में क्या होता है? विलियम हॉकिंस, अब देखो यहाँ इंग्लैंड की एंट्री, ये पुर्तगाल से ये जो थे यूरोपियन सेकंड थे। पहले पुर्तगाल आए, अब यहाँ जो विलियम हॉकिंस थे ये ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। ये यहाँ इंग्लिश की एंट्री स्टार्ट होती है। अब जब 1608 में विलियम हॉकिंस इंडिया में आते हैं, अपनी शिप हेक्टर लेके सूरत पहुँचते हैं। एक लेटर लेके आते हैं जो इंग्लैंड के राजा होते हैं जेम्स वन की तरफ से, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। आके बोलते हैं कि भाई मुझे ट्रेड करनी है। तो पहले तो उनको रोका जाता है, आप नहीं जा सकते, लेकिन बाद में वो चले जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में। हॉकिंस, जो विलियम हॉकिंस होता है, वो बहुत से जहांगीर के लिए गिफ्ट लेके आता है। वो गिफ्ट ले भी लेते हैं जहांगीर। रिसेप्शन होती है 1609 में। हॉकिंस को जो तुर्की लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से आती है। अब तुर्की लैंग्वेज भी आती है, उनको कोई इंटरमीडिएटरी नहीं चाहिए जहांगीर से बात करने के लिए, वो डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं। तो जो जहांगीर होते उसके बाद से इतना इम्प्रेस हो जाता है
कि उनको 400 मनसबदार दे देता, जिसकी सैलरी 30,000 थी उस टाइम में। तो भाई अब पुर्तगाल तो जल गए। पुर्तगाल को बहुत गुस्सा आया कि ये मुगल ने क्या कर दिया, अब ये तो इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ। अब 400 की मनसबदार दे दी, 30,000 की जिसकी सैलरी थी। तो यहाँ अब पुर्तगाल और इंग्लिश की लड़ाई शुरू हो जाती है। पुर्तगाल का फेवर मुगलों की तरफ भी थोड़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि मुगल ही थे जिन्होंने इंग्लिश को बोला कि तुम आओ ट्रेड करो। तो इसी तरह से पुर्तगाल का फेवर मुगल की तरफ खराब हो जाता है कि आप इनको क्यों परमिशन दे रहे हो यहाँ आओ। अब जो ये मैंने ये बता दिया है कि इंग्लिश अब पुर्तगाल को बाहर निकालना चाहते हैं। पहले तो जो इंग्लिश होते हैं वो उनको सूरत में रोकते हैं, इंग्लिश को, उनकी जो शिप्स होती हैं, इंग्लिश की शिप्स होती हैं, उनको एंट्री नहीं करने देते पोर्ट पे, सूरत का पोर्ट होता है। एक बार तो विलियम हॉकिंस चले जाते हैं, लेकिन बाद में 1612 में अपनी एक इंग्लिश शिप ड्रैगन लेके आते हैं, जिसका नाम होता है अंडर कैप्टन बेस्ट के अंडर। एक छोटी शिप, लिटिल शिप ओसिएंडर लेके आते हैं और पुर्तगाल के साथ लड़ाई कर देते हैं और उनको हरा देते हैं। और यहाँ पे जहांगीर को लगता है कि लो, इतने टाइम से अब जो पुर्तगाल थे लड़ाई कर रहे थे, अब पुर्तगाल को जिसने हरा दिया वो तो बहुत महान है, तो वो इंग्लिश ही है। तो यहाँ पे इंग्लिश का जो होल्ड शुरू हो जाता है। अब पुर्तगाल का फेवर मुगलों के साथ भी जो लड़ाई शुरू हो गई है, इंग्लिश के साथ भी लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब मुगल क्या करेंगे, मुगल एक्ट ऑफ पायरेसी पे आएंगे, लूट पाट शुरू कर देंगे। मुगल गवर्नमेंट के साथ लड़ना शुरू कर दिया। 1613 में जो पुर्तगाल थे जहांगीर को ऑफेंड करना चाहते हैं और मुगल शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं, मुस्लिम्स को इम्प्रिजनमेंट में डाल देते हैं, कार्गोस को प्लंडर करते हैं और जहांगीर मुबारक खान को ऑर्डर देते हैं कि भाई आप सूरत का चार्ज संभालो और इसको कंपनसेट करो। जो ये पुर्तगाल है इतना लॉस कर रहे हैं, इनको कंपनसेट करो। अब कब ये रेन क्या कौन सा था, जब पुर्तगाल अपनी पावर से हट रहे थे, ये था शाहजहां का रेन। अब पुर्तगाल जा चुके थे, अब पुर्तगाल के पास कुछ नहीं रह चुका था, ना तो ट्रेड, ना वो धर्म फैला पाए अपना, तो ना ही ऐसी ट्रेड की पॉलिसी उनके पास रह चुकी थी। अब कैप्चर ऑफ हुगली। अब जो पुर्तगाल थे वो हुगली पे ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो अब क्या हुगली उनसे कैसे कैप्चर किया जाता है। अब धीरे धीरे उनकी जो होल्ड होती है वो हुगली से भी चली जाती है। अब एक फरमान के अकॉर्डिंग 1579 में पुर्तगाल अपनी रिवर बैंक पे सेटलमेंट बनाते हैं, जो बंगाल में ना सतगांव विलेज से थोड़ी सी दूर होती है। वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे बिग बिल्डिंग्स बनाते हैं, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। वो ट्रेड सतगांव से लेके न्यू पोर्ट तक, हुगली तक होता है। अब ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि उनको हुगली भी छोड़ना पड़ा। जो सॉल्ट होता है ना, नमक, उस पे वो अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ली उन्होंने कि जो भी होगा हम ही करेंगे। तंबाकू, 17th सेंचुरी में ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। तंबाकू पे इतनी हैवी ड्यूटी उन्होंने लगा दी कि जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब पुर्तगाल एक मनी ट्रेडर ही नहीं रह चुके थे कि मनी मेड ही थे या फिर सिर्फ ट्रेडर ही थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने स्लेव ट्रेड भी शुरू कर दिया था, बुरी तरह से आदमियों को बंदी बनाना, उनको अपने लेके जाना, उनसे लेबर करवानी, मुस्लिम से, हिंदू से। और उन्होंने मुमताज़ महल की 2 बेटियों को भी सीज कर लिया था और उनको स्लेव गर्ल्स बना लिया था। और 1632 में जब वो हुगली ऑन 1632 हुगली को, अब वो हुगली को सीज कर रहे होते हैं, तो अब जो शाहजहां होते हैं वो ऑर्डर देते हैं जो बंगाल के गवर्नर होते हैं ना, कासिम खान, उनको बोलते हैं कि भाई कोई एक्शन लो पुर्तगाल के अगेंस्ट। तो अब वो पुर्तगाल को सीज कर देते हैं, हुगली को सीज कर देते हैं। पुर्तगाल से फाइनली जो हुगली वापस ले लिया जाता है और यहाँ बहुत बुरी लड़ाई होती है, 1000 के नियर अबाउट आदमी मारे जाते हैं और 400 को प्रिजन में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से उनके हाथ से धीरे 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 करके जो हुगली भी चला जाता है। अब डिक्लाइन ऑफ पुर्तगाल, ऐसा कौन सा फैक्टर्स थे जो इनके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब काफ़ी फैक्टर्स थे।
जब आप देखोगे पुर्तगाल मुगल के भी दुश्मन बन चुके थे, इंग्लिश के भी दुश्मन थे, तो काफ़ी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ये हिंदूज़ को भी प्रोसिक्यूट कर रहे थे, मुस्लिम को भी प्रोसिक्यूट कर रहे थे, तो काफ़ी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। जब इनसे हुगली भी ले लिया जाता है, इंग्लिश के साथ लड़ाई हो रही होती है, तो ये एक्ट ऑफ पायरेसी पे उतराते हैं, रॉबरी, चोरी, लूट फाड़ करनी शुरू कर देते हैं। तो अब पहले क्या होता था, जो लोकल होते थे, राजा होते थे, वो पुर्तगाल के साथ होते थे। अब राजा और पुर्तगाल अगर इकट्ठे हैं तो वो पावर में थे। अब लोकल जो थे उनकी उनकी सपोर्ट इनको पुर्तगाल को मिलनी बंद हो चुकी थी। तो इसी तरह से जो पुर्तगाल पावर से हट चुके थे। सेकंड, अगर हम बात करें, जो इजिप्ट, पर्शिया और नॉर्थ इंडिया का रीजन था, वो पावरफुल बन के उभरा। जैसे मराठा थे हमारे, वो पावर में आए। उन्होंने जो साल सट्टी और बेसीन का रीजन था 1739 में पुर्तगाल से, वो भी कैप्चर कर लिया था। तो रिलीजियस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल ने लोगों को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया। सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही प्रोपागेट करना चाहते थे। डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस ही इतनी ख़राब थी कि अगर जो कुछ कहते थे वो करते नहीं थे, लूट फाड़ कर रहे थे। तो डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, अब तो पुर्तगाल आज तक तो इंडिया में ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे इनका विज़न चेंज हो जाता है, ये वेस्ट की तरफ जाते हैं, उधर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ब्राज़ील की तरफ ट्रेड करना चाहते हैं। अब यूनियन ऑफ टू किंगडम ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल, जब स्पेन और इनकी पुर्तगाल की अब स्पेन की जो लड़ाई होती है इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो जो वो लड़ाई चलती है वो इंडिया में पुर्तगाल की मोनोपोली होती है उसको बहुत इम्पैक्ट करती है। तो यही जो फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ रिलीजियस पॉलिसी थी, कुछ ट्रेड पॉलिसी थी जो रिस्पॉन्सिबल थी। पुर्तगाल कैसे इंडिया में डिक्लाइन किए। तो अब अगर हम देखें तो ट्रेड भी वो अपने तरीके से, कोई रूल नहीं था, जो कहते थे वो करते नहीं थे। तो यही सब फैक्टर्स थे जो इनके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो जैसे पुर्तगाल ने यूरोप को इंडिया के साथ कनेक्ट किया, तो ऐसा नहीं था, तब तक तो ये सीक्रेट ही था। लेकिन अब डच, इंग्लिश, उन्होंने ये सीक्रेट नहीं रहने दिया, वो और भी पावरफुल थे और पुर्तगाल को हरा दिया। विजयनगर एम्पायर को जीत लिया। जो मसालों का व्यापार था उन पे डच का कंट्रोल हो गया। गोवा को सुपरसीड ब्राज़ील ने कर लिया। और जो मराठा था 1683 में, आफ्टर द टू नेवल असॉल्ट, मराठा इन्वेटेड इंडिया।